नमस्कार दोस्तों, आपके साथ में इस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम जीओसी का जो पेपर है, पहला जो क्वेश्चन है थोड़ा लेंदी क्वेश्चन हो सकता है, आपको थोड़ा दिक्कत कर सकता है। उसने कहा टोटल नंबर ऑफ पोलर स्पीसीज अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन कौन सी पोलर स्पीसीज है। तो पहली स्पीसीज दे रखी है आपको, दिस इज प्रोपेन। तो आप जानते हैं ये तो एक एल्केन है और एल्केन सारे सारे नॉन पोलर होते हैं। दूसरा दे रखा है आपको, दिस इज द प्रोपीन। अब इसके बारे में क्या ख्याल है, प्रोपीन को कैसे चेक करेंगे। तो दोस्तों हम हमेशा एल्कीन को, आपको बताया हुआ है क्लास में, ऐसे चेक करते हैं, ये और ये एक दूसरे के सामने, और ये और ये एक दूसरे, तो ये और ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे, तो सर्टेनली इट इज पोलर। और इसके अलावा उसके बाद में आपने देखा ब्यूटाइन है हमारे पास में, तो दिस इज 2 ब्यूटाइन। तो क्योंकि 2 टर्मिनल एल्काइन तो पोलर होती हैं, लेकिन ये क्योंकि दोनों ग्रुप सेम है तो दिस इज नॉन पोलर। इसके बाद में साइक्लोप्रोपेन, दिस इज आल्सो एन एल्कीन, साइक्लोप्रोपेन, तो ये भी आप जानते हैं नॉन पोलर है। इसके बाद में अगर हम देखें तो टर्मिनल एल्काइन है, और टर्मिनल एल्काइन हमेशा पोलर होती है, तो दिस इज पोलर। और फिर उसके बाद में आता है ट्रांस 2 पेंटीन। तो दोस्तों नॉर्मली हम ट्रांस को देख के थोड़ा जल्दबाजी कर जाते हैं, तो एक्चुअली 2 पेंटीन है। तो 2 पेंटीन मतलब एसिमेट्रिकल ट्रांस है, तो सर्टेनली इट इज पोलर। अगर ये सिमेट्रिकल ट्रांस होती तो चांसेस बन जाते कि ये नॉन पोलर होती। उसके बाद में फ्यूमेरिक एसिड एंड मैलिक एसिड, तो आप समझ सकते हैं मैलिक, फ्यूमेरिक और मैलिक में कि फ्यूमेरिक में आप जानते हैं फ्यूमेरिक और मैलिक में, मैलिक फ्यूमेरिक जो होता है वो ट्रांस होता है, और आपने कहा कि साहब ये तो सिमेट्रिकल ट्रांस है साहब मित्तल सर, तो जब ये सिमेट्रिकल है तो ये तो नॉन पोलर होना चाहिए। याद रखिए ये बल्कि ग्रुप जब आ जाते हैं इस तरह के, तो सिमेट्रिकल ट्रांस भी पोलर हो जाती है, तो दिस इज पोलर। ये फ्यूमेरिक है फिर भी पोलर, और मैलिक तो होगा ही पोलर क्योंकि वो तो सिस है, सिस तो पोलर ही होता है। तो दोस्तों शायद आपका यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो आज एक्चुअली इट इज़ एन एग्जामिनेशन, तो आपको फाइनल एग्ज़ाम के लिए तैयार करा रहे हैं। तो मैलिक भी पोलर होता है, फ्यूमेरिक भी पोलर होता है, तो सर्टेनली आप पोलर गिन लेते हैं। हमारे पास में पोलर पूछे उसने, तो दिस इज 1, दिस 1 2, और उसके बाद में दिस 1 3 और 4 5। फिर एक बार चेक कर लेते हैं, कुल मिला के स्पीसीज थी 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्पीसीज थी। और हमारे पास में 1 नॉन पोलर, 2 नॉन पोलर और 3 नॉन पोलर, तो 3 नॉन पोलर चलेगी, बाकी सब पोलर है। दैट इज वाई द आंसर इज 5, सो इट शुड बी आंसर होना चाहिए इसमें। कुछ क्वेश्चन लेंदी होते हैं, कुछ क्वेश्चन आसान होते हैं, तो वो एवरेज टाइम निकल के आ जाता है। उसने पूछा है द नंबर ऑफ पोलर स्पीसीज हैविंग फार्मूला C6H4X2 कंसिडरिंग ओनली पैरा आइसोमर, तो केवल पैरा आइसोमर को कंसीडर करें इसमें, और आपको X दे दिया है उसने। तो पहले केस में दोनों Cl लगा दिए, तो आप जानते हैं पैरा डाइक्लोरोबेंजीन तो नॉन पोलर होती है, ये तो नॉन पोलर है। दूसरे केस में उसने क्या किया है, OCH3 लगा दिया। आप जानते हैं जब O का डेरिवेटिव आ जाता है तो पैरा पोलर होता है। तीसरे केस में उन्होंने OH ही लगा दिया, तो O का डेरिवेटिव जब भी आएगा तो पैरा आइसोमर पोलर होता है। आप जानते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते। चौथे केस में उन्होंने NO2 लगा दिया, तो पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन भी नॉन पोलर होती है, दोनों NO2 एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। फिर उन्होंने पाँचवें केस में 2 CH3 लगा दिए, दिस इज पैराजाइलिन, और ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो ये भी नॉन पोलर होती है। अब तक केवल 2 पोलर आए हैं, OCH3 वाले और OH वाले। उसके बाद में COOH, तो COOH जैसे ट्रेप्थेलिक एसिड आप जानते हैं, तो ये भी नॉन पोलर होती है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। OK स्पीसीज पोलर होते हैं, तो नॉन पोलर। उसके बाद में आता है
उन्होंने दिया SH, बेंजीन के ऊपर SH लगा दिया, तो 2 SH जब लगाते O का भाई होता है सल्फर, तो ये पोलर होता है। कुल मिला के 3 पोलर आ गए हमारे पे, तो आंसर आ गया आपका B अगेन, तो 3 पोलर। IT एडवांस में 2020 का जो पेपर था उसमें भी आपने देखा होगा पोलर पे, शायद मैंने पिछली बार आपको एग्जाम में भी दिया था, उन्होंने अलग तरीके से पूछ लिया था, लेकिन पोलर नॉन पोलर कहीं ना कहीं बॉन्डिंग में इन सब में आ जाता है। थर्ड क्वेश्चन दिया उसने, विच इज हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन, पर मोल ऑफ कंपाउंड पूछ रहा है। तो पहला कंपाउंड दिया है आपको उन्होंने, आप जानते हैं जितना लीस्ट स्टेबल होगा उतनी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज़्यादा होगी, जितना लीस्ट स्टेबल होगा। दोस्तों अगर हम देखें तो ये तो मोस्ट स्टेबल है इन सब में, उसके बाद ज़्यादा स्टेबल ये है, फिर इसमें भी कंजुगेशन है, इसमें कंजुगेशन नहीं है, तो होना ही चाहिए डी से ज़्यादा बी, क्योंकि इसमें कंजुगेटेड है, फिर सी, और सबसे ज़्यादा होनी चाहिए ए की, क्योंकि ये लीस्ट स्टेबल एल्कीन है। तो दैट इज वाई द आंसर इज ए, यहाँ पे आ जाता है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत जल्दी से सॉल्व हो गया। तो ऐसे ही किसी में ज़्यादा समय होता है, किसी में कम। इन विच केस नाइट्रोजन इज नॉट sp3 हाइब्रिडाइज, किसमें नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज नहीं है। तो जो पहला कंपाउंड है वो तो बहुत साफ साफ कंपाउंड है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3 और दिस इज द लोन पेयर, तो ये तो sp3 है ही। जो दूसरा कंपाउंड है आप देख रहे हो पायरोल है, और पायरोल में दोस्तों आप जानते हैं लोन पेयर एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट कर रहा होता है, तो वो अवेलेबल नहीं होता, तो दैट इज वाई दिस नाइट्रोजन इज sp2। सो द आंसर वुड बी बी आना चाहिए आंसर, दिस इज sp2। और वैसे भी अच्छा सी को अगर आप देखें तो CH3NH3 प्लस Cl है हमारे पास में, तो यहाँ पे साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है 4 बॉन्ड बना रखे हैं, sp3 है, तो दैट इज वाई द आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम चेक करें, उसने कहा CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये एलीन बेस स्ट्रक्चर होता है, 2 डबल बॉन्ड एक साथ लाई करते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको याद रखना चाहिए कि ये जो 2 डबल बॉन्ड होते हैं, ये पाई बॉन्ड अगर py से बना हुआ है, तो ये वाला पाई बॉन्ड px से बना होगा, तो ये पाई बॉन्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं ये वाले, तो इसलिए ये 2 H अगर अलग प्लेन में है तो ये 2 H अलग प्लेन में लाई करेंगे, 2 बॉन्ड जिस वटेवर इस पे जो, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये 5 एक प्लेन में लाई करते हैं, ये 2 अलग प्लेन में हो जाएंगे, तो दैट इज वाई द आंसर शुड बी D5 इसका आंसर होना चाहिए। 5 एटम मैक्सिमम एक प्लेन में लाई कर सकते हैं। इस पर मैंने एक वीडियो बना के डाली हुई है, आपने देखा होगा, शायद आपने पसंद भी किया था उसे। एक वीडियो है उसमें हमने इसी पे बेस्ड एक IIT में एक क्वेश्चन आया हुआ है, उस पर बेस्ड इसका डिस्कशन डाला हुआ है, केवल एक ही क्वेश्चन पे IT एडवांस का। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन मोस्ट स्टेबल इनोलिक फॉर्म ऑफ ए डाई कीटोन हैविंग मॉलिक्यूलर वेट 100, तो दिस इज डाई कीटोन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट 100 मॉलिक्यूलर वेट का डाई कीटोन है। तो दोस्तों कीटोन ग्रुप जो होता है हमारे पास में, आप जानते हैं ये होता है, 2 कीटोन है, पास पास भी हो सकते हैं, दूर दूर भी हो सकते हैं। तो जब आप बुध बनाएंगे, इसका फॉर्मूला बनाएंगे 100 में, उसमें तो 2 ऑक्सीजन अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो -32, तो इसका मतलब ये आ गया, इसके बाद में 68, और 12 से मैं अगर चलूं तो क्योंकि तो C5H8O2 बन सकता है, C5H8O में O2 में, और आप जानते हैं एक्टिव मिथाइलिन बनाना चाहिए हमें। हम इस क्वेश्चन को बिना एक्टिव मिथाइलिन बनाए भी सॉल्व कर सकते हैं। ये कंपाउंड होना चाहिए, इसकी मोस्ट स्टेबल इनोलिक फॉर्म यहाँ से बननी चाहिए। ये क्वेश्चन ये था, वैसे इसको आप बिना इसके भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे? उसने कहा डाई कीटो है,
तो कम से कम 2 पाई बॉन्ड आएंगे, दो, कम से कम क्या, 2 ही पाई बॉन्ड आएंगे, 1 2। तो 2 पाई बॉन्ड वाले 2 ऑप्शन हैं। एक तो ऑप्शन है बी जिसमें 14 सिग्मा 2 पाई है, और एक ऑप्शन है हमारे पास में डी जिसमें 7 सिग्मा 2 पाई है। अब इतने बड़े कंपाउंड में 7 सिग्मा तो नहीं होंगे, तो सर्टेनली हम इसमें 14 सिग्मा 2 पाई वाले आंसर के साथ जा सकते हैं। आप चाहे तो गिन लीजिए। वैसे कीटो और इनॉल फॉर्म में बराबर सिग्मा पाई होते हैं, इक्वल होते हैं सिग्मा पाई, टोटोमेरिज में 5 बॉन्ड चेंज नहीं होते। तो 3 और 1 4 5 6 2 8 9 10 11 और 3 14, 14 सिग्मा है 2 पाई। तो आसान क्वेश्चन था, आपने आसानी से कर लिया होगा इसको। अगेन द आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। Now come to question number 7. How many aromatic species are possible of molecular formula C7H8 minus? तगड़ा क्वेश्चन है, C7H8 minus। इसमें कितनी एरोमेटिक स्पीसीज पॉसिबल हो सकती हैं? तो आप जानते हैं कार्बन आयन है ये, और 7 कार्बन के साथ में 8 हाइड्रोजन है। 7 के साथ में नॉर्मली जो होते हैं हाइड्रोजन वो कितने होते हैं? आपको याद हो कि कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन जो होते हैं 7 कार्बन के साथ में 16 बैठेंगे। CnH2n+2 होता है। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि आप जानते हैं एरोमेटिक में अगर आप बात करेंगे तो एक तो एरोमेटिक ये वाला होता है 2 डबल बॉन्ड के साथ में, एक साइकिल तो चाहिएगी इसमें। और अब बचे हमारे पास 2 कार्बन, तो उन 2 कार्बन को आप यहाँ लगा दीजिए, 5 तो वही यहाँ पे आ गए। ऐसे ही आप इसका एक स्ट्रक्चर ये भी बना सकते हैं कि 2 कार्बन है हमारे पास में, तो 3 बॉन्ड तो बन ही गए यहाँ पे। तो आप यहाँ पे एक CH3 लगा दें और एक CH3 यहाँ लगा दें, 1 2 3 4। और ऐसे ही आप इसे क्या कर सकते हैं, यहाँ लगा दें। अब अगर मैं इसको और चेंज करता हूँ तो यहाँ तो नहीं आ सकता, लेकिन ऐसे कर सकता हूँ। और क्या कर सकता हूँ मैं इसमें, कि एक CH3 यहाँ और एक CH3 यहाँ। और क्या कर सकता हूँ मैं इसमें कि ये जो C2 है, CH2CH3 था जो मैंने यहाँ लगाया, इसको मैं यहाँ लगा दूँ, C2H5 करके लिख दूँ। नेगेटिव चार्ज के बेस पे, नंबर ये नेगेटिव वाले पे था, उसके बराबर वाले पे लगा दिया। और क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पे कि यहाँ ना लगा के यहाँ लगा दो इसके कंपैरिजन में, जहाँ नेगेटिव है उससे 1 2 सेकेंड प्लेस पे। तो दोस्तों एक तो ये आ गया, ये नेगेटिव चार्ज है। आपको मैं और साफ साफ बना के दिखाऊँ आपको इसमें। भाई आप जानते हैं कि ये जो स्पीसीज होती है, ये जो स्पीसीज, ये स्पीसीज आपका जो होती है ये एरोमेटिक होती है। तो इन पे हर पोजीशन पे H आता है ऐसे। अब मैं क्या कर सकता था कि इस एरोमेटिसिटी पे 2 जो एक्स्ट्रा कार्बन है उनको लगा दूँ। तो एक स्ट्रक्चर तो मैंने बनाया था ये वाला, एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है इस C2H5 को यहाँ लगा दिया, एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है C2H5 को हम नेगेटिव चार्ज के रेस्पेक्ट में लेके जा रहे हैं, यहाँ लगा दी। अब यहाँ लगाएंगे तो वही बात हो जाएगी, तो 3 तो ये वाले हो जाएंगे।
अब इसको C2H5 को 2 CH3 में चेंज कर दिया मैंने, तो एक CH3 तो यहाँ छोड़ दिया और एक यहाँ छोड़ दिया। तो ऐसे ही एक CH3 यहाँ और एक CH3 यहाँ, ऐसे ही अब की बार यहाँ और यहाँ ले लिया, और ऐसे ही अब की बार यहाँ और यहाँ ले लिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 तो ये हो गए, और एक बेंजीन का डेरिवेटिव बना दें। ये भी एरोमेटिक हो जाएगा। इसमें नेगेटिव चार्ज बाहर नहीं ले जा सकते थे, तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बन गए। हो सकता है कोई मेरे दिमाग में नहीं आ रहा हो, तो आप एक बार चेक कर लेना उसमें कितने बन सकते हैं। तो आंसर सी हो गया इसका 8। अब आते हैं साहब एक और, मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 था ये। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वो कह रहा है इफ ऑल द isomers of molecular formula C3H6Cl2 are to be separated by fractional distillation, total number of distillate formed would be। देखिए क्या कहना चाह रहा है, C3H6Cl2 के अगर मैं सारे आइसोमर बना दूँ, बहुत आसान है, 3 ही तो कार्बन है, 1 2 3 4 बनेंगे, लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो टोटल आइसोमर अगर कोई आपसे पूछता है तो 5 बनते हैं, लेकिन ये इसकी जो दोनों फॉर्म होगी उन्हें हम क्या नहीं कर सकते, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। तो 5 में से अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे तो 1 2 ये दोनों एक साथ ही आएंगे, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट सेम होंगे 4। तो आंसर इसमें 4 आना चाहिए। आइसोमर 5 हैं लेकिन आंसर 4, क्योंकि आप प्लस और माइनस जो होते हैं उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। सो तो आंसर शुड बी 1 2 3 एंड 4 आंसर आना चाहिए इसमें। अब आते हैं बी आंसर। Now come to question number 9. Which of the following cannot form alkene by dehydrohalogenation? तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं ब्रिज हेड कार्बन पे डबल बॉन्ड नहीं आता, ऐसा सोच रहे होते हैं लोग। दोस्तों याद रखिए, ब्रिज हेड कार्बन पे डबल बॉन्ड तब नहीं आता, ये पॉसिबल है अगर ये वाला जो यहाँ पे कुछ और ग्रुप साथ में होता। ये जो स्ट्रक्चर है ये कुछ इस तरह से होता, इसमें तीसरी ब्रांच भी होती, तो अब ये पॉसिबल नहीं था। तो दैट इज भाई हम बी में भी एल्कीन पॉसिबल है, तो ए था, वो पूछा है कैन नॉट फॉर्म एल्कीन, बी में भी पॉसिबल है, क्यों बी भी आपके पास में नो डाउट कुछ इस तरह से है। तो यहाँ इधर साइड में वो एल्कीन बना सकता है, लेकिन सी में नहीं बना सकता। वो क्यों नहीं बना सकता सी में, क्योंकि इधर तो बनाएगा नहीं और इधर उसने जगह नहीं छोड़ी है, क्योंकि इधर 2 CH3 लगा दिए उसने, तो यहाँ बन नहीं सकता ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड। तो दैट इज बाई द आंसर इज सी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आसान क्वेश्चन नज़र आया होगा। बिल्कुल आप तक जितने क्वेश्चन किए उनमें सबसे ज़्यादा आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है, लेकिन कई बार गलती करा लेता है आपसे। ये कह रहा है आपसे 2 कंपाउंड देती है। तो आपने देखा दोस्तों, पहला जो कंपाउंड है ये मीजो दे रखा है उसने, ये मीजो है, और दूसरा कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो जो मीजो होते हैं ये ए ये बी, तो ये दोनों एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स हैं। मीजो अपनी ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म का डायस्टीरियोमर होता है,
डायस्टेरियोमर बॉइलिंग पॉइंट में डिफर करते हैं, तो दीज कंपाउंड विल डिफर इन बॉइलिंग पॉइंट, यस, लेकिन मॉलिकुलर वेट तो सेम है, दोनों का मॉलिकुलर वेट सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि भाई आइसोमर है, जब मॉलिकुलर वेट सेम है तो वेपर डेंसिटी भी सेम होगी। और नो डाउट गैसेस स्टेट में डेंसिटी डेंसिटी इक्वल टू PM/RT होती है, तो वो भी मॉलिकुलर वेट पे डिपेंड करती है। तो डेंसिटी इन गैसेस स्टेट भी सेम होगी, टेम्परेचर प्रेशर सेम है, तो दैट इज वाई द आंसर कंपाउंड ए एंड बी डिफर इन, द आंसर इज ए, बॉइलिंग पॉइंट पे डिफर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। 2 CH3 लगाए दोस्तों और क्लोरीन सनलाइट लगाया। क्लोरीन सनलाइट बेंजीन पे थोड़ी जाएगा, वो तो CH3 पे करेगा, तो दैट इज वाई द आंसर इज ए। थोड़ा डेलिकेट क्वेश्चन था, गलती होने के चांसेस हो जाते हैं कई बार। तो बेंजीन रिंग पे तो Cl2 FeCl3 से अटैक करता है वो। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आपको पसंद आएगा क्वेश्चन। अ नॉन पोलर नॉन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन P हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H6। C4H6 का नॉन साइक्लिक नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन बनाएंगे तो वो यही बनेगा। दिस इज 2-ब्यूटाइन ऑन रिएक्शन विद लिंडार्स। लिंडार्स से जब रिएक्शन करा देते हैं तो सिस-2-ब्यूटीन बनता है, और सिस-2-ब्यूटीन तो पोलर होता है, ये सिस-2-ब्यूटीन लिंडार्स से। तो उसने पूछा कि ए, और आसान क्वेश्चन है, सिस है, तो आंसर डी हो गया कि इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज द 2-ब्यूटाइन, और सिस को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको याद होगा लिंडार से सिस बनता है। आसान क्वेश्चन था, आपका करेक्ट हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में ये थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के पड़ोस में जो कार्बोकैटायन होता है, आप जानते हैं वो ऑक्सीजन के साथ में रेजोनेंस कंजुगेशन शो कर जाता है, ये लोन पेयर के साथ में, और एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देता है जिसका ऑक्टेट पूरा होता है। तो इसलिए ऑक्सीजन के पड़ोस में कार्बोकैटायन बहुत स्टेबल होता है। लेकिन ये ऑप्शन है, और सी में भी उसने नाइट्रोजन के पड़ोस में कहा है, यहाँ भी ऐसा होता है कि वो रेजोनेंस करके कार्बोकैटायन बना देता है, इसका भी ऑक्टेट पूरा होता है। तो अब इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? आप जानते हैं इसमें आंसर बी तो नहीं हो सकता, NO2 के पड़ोस में तो कभी भी नहीं होता कार्बोकैटायन, ऐसे ही कार्बोनिल के पड़ोस में भी नहीं होता। तो इसका आंसर ए और सी में से कोई। अब ऑक्सीजन से ज़्यादा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नाइट्रोजन, तो सर्टेनली नाइट्रोजन प्लस चार्ज को ऑक्सीजन के कंपेरिजन में ज़्यादा अच्छा रख सकता है। तो इसलिए सी को, जब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कंपेरिजन आए इस तरह का कार्बोकैटायन के प्लस में, तो नाइट्रोजन वाला ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। तो दैट इज वाई द आंसर इज सी। बढ़िया क्वेश्चन था, आपको कुछ नॉलेज मिली होगी अगर आप नहीं जानते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 14 में उन्होंने क्या बना दिया, एक न्यूमैन प्रोजेक्शन बना दिया है। आप उस न्यूमैन प्रोजेक्शन को डिकोड करना जानते होंगे, तो इसमें कोई समस्या नहीं। तो ये आ गया हमारे पास में CH3 CH2 C, ये CH3 CH2 C पे CH3 H, उसके बाद ये CH3, ये हमारे पास में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 6 कार्बन का कंपाउंड है। इसके वो पूछ रहा है आपसे टोटल नंबर ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट नॉट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। तो एक यहाँ पे लगा सकते हैं, एक यहाँ लगा सकते हैं, एक यहाँ लगा सकते हैं, और एक यहाँ लगा सकते हैं। इधर सिमेट्रिकल हो गया ना कंपाउंड, तो दैट इज भाई हम इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक बनाया ना मैंने। तो 1 2 3 4 बना सकते हैं इसमें। आंसर ए आ गया। आसान क्वेश्चन रहा। 4 बच्चे ढूंढ रहे होंगे कि शायद मित्तल सर ने इसमें कुछ खास बात डाली होगी। ये जो 15वां क्वेश्चन है, आपने अगर ठीक से सॉल्व किया होगा तो ये हॉफमैन एलिमिनेशन का क्वेश्चन है। हॉफमैन एलिमिनेशन आसान क्वेश्चन होता है, अगर आप जानते हैं तो आपके लिए आसान क्वेश्चन है। ये सब हमारे पास में नाइट्रोजन लगा हुआ है, ये कंपाउंड अमीन है ये। इस पर आपने जब एक्सेस CH3I डाला CH3I एक्सेस में डाला तो टर्सरी अमीन
ये क्वार्टिनरी अमोनियम हैलाइड बन गया, और साथ में Ag2O डाल दिया आपने, तो इसके साथ में OH आयन और आ गया। और जब आप इसे हीट करते हैं तो अब यहाँ से हॉफमैन एलिमिनेशन, तो लीस्ट स्टेबल एल्कीन बनाते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, ये जो अगर आप रिंग को पहचाने तो यहाँ पे ये वाली एल्कीन बन जाएगी। ऐसे लगता है कई बार कि हमने शायद कार्बन एटम कम कर दी, ऐसा नहीं है। कुछ इस तरह से ये तो अलग हो गया ग्रुप आपका, और ये वाली एल्कीन बन गई। कार्बन देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 CH3। उसने इस चीज़ को फिर रिपीट कर दिया, अब की बार फिर CH3 लगाया, फिर यहाँ लग जाएगा, फिर Ag2 लगाया, तो सर्टेनली जो प्रोडक्ट बनेगा आपका ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 पेंट 1 3 1 4 डाइईन। सो आंसर शुड बी सी, पेंट 1 4 डाइईन। आसान क्वेश्चन था, और मैं समझता हूँ इसके बाद में जब मैं हॉफमैन का क्वेश्चन डालूंगा इस तरह का, तो आप खटाक से कर पाएंगे अगर बाई चांस आपका रह गया है तो। क्वेश्चन नंबर 16 अगर देखें, विच इज मोस्ट स्टेबल आपसे पूछ रहा है, आप जानते हैं बहुत आसान क्वेश्चन है। बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उसने करा रखी है, और ये O का डेरिवेटिव लगा हुआ है ए में। ये आप जानते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं O के डेरिवेटिव, और बी में उसने यहाँ पे CO का डेरिवेटिव लगा रहा है, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। और सी में भी उसने CO का डेरिवेटिव लगा रखा है, ये भी डीएक्टिवेटिंग होते हैं। इनफैक्ट उसे पूछना चाहिए था लीस्ट स्टेबल कौन है, क्योंकि इसमें तो एक ही ऑप्शन चमक रहा है, और यहाँ पे उसने जो डेरिवेटिव बना रखा है वो भी CO का डेरिवेटिव बनाया है, अमाइड बना रखा है। तो दैट इज भाई द आंसर इज ए। बहुत आसान, मैं समझता हूँ आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई होगी इसको आंसर क्वेश्चन बनाने में। क्वेश्चन नंबर 17 किस बेस पे क्वेश्चन है कि एक्चुअली NO2 में एक डबल बॉन्ड होता है, तो अगर हम यहाँ Cl लगा के एलिमिनेशन कराते तो ये निकलना पसंद करता है, क्योंकि कॉन्जुगेटेड डाइईन को हम हमेशा 2 1 2 कॉन्जुगेटेड डाइईन, और जब आप इस पे HCl डालेंगे पेरोक्साइड में, पेरोक्साइड इफेक्ट तो HCl पे लागू नहीं होता, तो सर्टेनली अब क्या होगा कि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन के बेस पे Cl यहाँ पे आएगा। तो दैट इज भाई द आंसर इज, जो था कंपाउंड एज सच बन जाएगा दोबारा से। मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाते हैं हम जब भी NO2 के पड़ोस में कार्बोकेटाइन नहीं बनाते, आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे कम करें, मोस्ट एसिडिक अमंग द फॉलोइंग। तो आपको मालूम है एल्कोहल का जो pK होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 16 होता है, एसिटाइलिन का तो बहुत ज़्यादा pK होता है, वो 22 के आसपास होता है। वाटर आप जानते हैं pK 5.7 होता है, 15.7, और जब एसिटाइलिन का इतना ज़्यादा है 22, तो ये तो करीब 30 के आसपास होता है। तो लेसर द pK ग्रेटर द एसिडिक नेचर, सो आंसर शुड बी सी। विच पेयर हैज ओनली डिस्पर्सन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर के बीच में डिस्पर्सन फोर्सेज होते हैं, तो आप जानते हैं इसमें आंसर सी आ जाएगा। दोनों के दोनों नियोपेंटेन और आइसोपेंटेन दोनों नॉन पोलर हैं, तो आंसर सी आ जाएगा। 20th क्वेश्चन देखिए, 6.4 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बाइड वाज एडिड इन वाटर। ओके, आप जानते हैं कैल्शियम कार्बाइड CaC2 होता है, मॉलिक्यूलर वेट निकालें तो 40 + 24 64 हो गया। 6.4 का मतलब हो गया 0.1 मोल। और जब कैल्शियम कार्बाइड को पानी में डालते हैं तो आप जानते हैं एसिटाइलिन गैस निकलती है, तो ठीक है, तो 0.1 मोल था ये, तो 0.1 मोल एसिटाइलिन बन गई। ओके, और इसको इन्होंने रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास किया, तो आप जानते हैं 3 मोल एसिटाइलिन मिलके 1 मोल बेंजीन बना देती है। अच्छा जी, अब उसने कहा इफ द यील्ड ऑफ द फर्स्ट रिएक्शन 90%, तो 0.1 का 90% बना दें तो 0.09 हो गया। तो 0.09
3 से बनती है 1, तो 0.09 से कितनी बनेगी? 0.03 बनेगी। अच्छा ओके, और सेकेंड रिएक्शन की 25% है, तो इसका 25% निकाल दीजिए, अपॉन 4 कर दूँ तो 0.0 ये आ जाएगी 075। भाई 0.03 मोल बनाना, और 0.03 का मैंने 0.09 बना था वहाँ पे, उससे 0.03 उसका 25% निकाल दिया, तो 0.0075 आ गया हमारे पास आंसर। तो दिस इज 0.003 को डिवाइड किया, मैं एक बार चेक कर लूँ 4 से, ठीक है चल। तो 0.0075 आपका पहला ही ऑप्शन हो गया, 0.0075 आंसर ए आ गया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है 21। उसने कहा विच इज आर एक्जोथर्मिक रिएक्शन। दोस्तों ध्यान रखिए, बेंजीन का अगर पूरे का हाइड्रोजिनेशन कराया जाए तो डेल्टा एच नेगेटिव होता है, लेकिन बेंजीन के एक डबल बॉन्ड का हाइड्रोजिनेशन कराया जाए तो ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी प्लस 1 मोल की हाइड्रोजिनेशन की रेजोनेंस एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि बेंजीन को तोड़ दें, और ये जो डेल्टा एच हाइड्रोजिनेशन होगी इन दोनों का ये नेगेटिव होगी, दोनों को मिला के पॉजिटिव आ जाता है। अगर हम तीनों हाइड्रोजन का डबल बॉन्ड का हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो एक्जोथर्मिक आता है, रेजोनेंस एनर्जी से हाइड्रोजिनेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। तो ये तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन नहीं है। फर्स्ट तो जब फर्स्ट नहीं है तो हमारे पास ऑप्शन में जाता है जी विच इज आर एक्जोथर्मिक रिएक्शन वो पूछ रहा है। अब देख रहे हैं एक्लिप्स ईथेन, तो ईथेन एक्लिप्स से स्टैगर्ड, तो एक्लिप्स से स्टैगर्ड बनाएंगे तो आप जानते हैं ये ज़्यादा स्टेबल होती है, स्टैगर्ड ये ज़्यादा स्टेबल है। जब अनस्टेबल से स्टेबल बनाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, डेल्टा एच नेगेटिव आएगा। तो सेकंड में तो डेल्टा एच नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। उसने कहा इन 3 फ्लोरो ब्यूटेन 2 ऑल, ओके, कन्वर्जन ऑफ गॉची टू एंटी। आप जानते हैं 3 फ्लोरो ब्यूटेन 2 ऑल में अगर हम बात करें 3 फ्लोरो ब्यूटेन 2 ऑल, तो इसका स्ट्रक्चर बना दूं अगर मैं, और दोस्तों हम इसमें ना मेनली इन 2 ग्रुप को दिमाग में रख के काम करेंगे। तो जब गॉची बनाएंगे हम यहाँ पे तो इन 2 ग्रुप को पास में रखते हैं तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो इसमें गॉची को ज़्यादा स्टेबल मान के चलते हैं इन कंपेरिजन टू एंटी। तो दैट इज वाई गॉची इज स्टेबल। तो गॉची में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है टू एंटी, तो दिस इज ये अनस्टेबल है। मैं नॉर्मली एंटी ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग वजह से गॉची ज़्यादा स्टेबल है। एंटी में तो ये फ्लोरीन और OH एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं ऐसे। तो हमेशा हम उनको लेते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा रिपल्शन माना जाता है। तो सर्टेनली हम यहाँ पे ये भी गॉची से एंटी बना रहे हैं तो अनस्टेबल, तो सर्टेनली केवल सेकंड ऐसा वो है जहाँ पे हमारे पास में एक्जियोथर्मिक आ रहा है। तो आंसर डी आ गया। क्वेश्चन नंबर 22 नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसने पूछा कौन सा मॉलिक्यूल कोप्लेनर है। तो आप जानते हैं बेंजीन एक प्लेनर होता है और डाइफिनाइल भी एक प्लेनर होता है, तो दीज आर कोप्लेनर। दैट इज वाई द आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 23 अगर आप देखें तो 23 में ये एक्चुअली ये क्वेश्चन ये भी नीट का आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपने ये एक रिएक्शन पढ़ी हुई है, बेंजीन पे हम प्रोपीन की रिएक्शन कराते हैं एक वीक एसिड की प्रेजेंस में। जब आपने क्यूमिन प्रिपरेशन पढ़ी थी, क्यूमिन बनाते हैं फिर उससे ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज करके ये डालते हैं, क्यूमिन हाइड्रोपरऑक्साइड रीअरेंजमेंट, फिनॉल की प्रिपरेशन होती है, याद आया ना आपको। ये उसी रिएक्शन को तोड़ मरोड़ दिया है, उस पर इन्होंने प्रोपीन की जगह साइक्लोहेक्सीन डाल दिया है। बहुत सारे बच्चे इसे खटाक से उस समय करके आए थे, जैसे प्रोपीन को जोड़ा ऐसे इस पे जोड़ दीजिए, बेंजीन पे इसको जोड़ दीजिए, ये बेंजीन किसी भी कार्बन से जिस पे आपका मन करे।
लीजिए सर, ये आपका कंपाउंड बन जाता है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारे पास में, अगर हम देखें इसमें तो HF नहीं जुड़ेगा, केवल एल्कीन को जोड़ना है आपको उसमें। तो आप देखें एक ही ऑप्शन है हमारे पास में, ऑप्शन सी हो जाता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। एक और बहुत बेहतरीन क्वालिटी का क्वेश्चन है, ये भी नीट का आया हुआ क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को बहुत पसंद करता हूँ। जब हम नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों इस रिएक्शन में केवल H2SO4 का पहला एचायन का आयोनाइजेशन किया जाता है। एक्चुअली pK1 of H2SO4 is lesser than pK of HNO3 और pK2 उससे ज़्यादा होता है। मतलब H2SO4 का केवल pK1 HNO3 से ज़्यादा होता है। तो H2SO4 का पहला एचायन जो होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है HNO3 से, दूसरा एचायन नहीं। तो H2SO4 का केवल सिंगल आयनाइजेशन होता है। इस बेस पे उन्होंने क्वेश्चन बनाया कि अगर लार्ज अमाउंट ऑफ KHSO4 डाल दिया जाए, ये डाल दिया जाए, तो रिएक्शन वापस चल देगी। और जब रिएक्शन वापस चल देगी हमारे पास, तो एचायन कम हो जाएंगे, तो सर्टेनली रेट ऑफ नाइट्रेशन विल बी स्लोअर हो जाएगा। वो आपका आंसर डी आ जाएगा। मैं उम्मीद करूँगा आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा, क्योंकि जब आप KHSO4 डाल दोगे तो रिएक्शन वापस चलेगी ली चैटेलियर प्रिंसिपल के हिसाब से, तो एचायन कम हो जाएंगे, तो सर्टेनली नाइट्रेशन नहीं होगा, अगर आप नाइट्रेशन जानते हैं तो। और एक बहुत शानदार क्वेश्चन है, उन्होंने कहा मिक्सचर कंटेनिंग द फॉलोइंग 4 कंपाउंड्स, जेई का आया हुआ क्वेश्चन है, इन द इज एक्सट्रैक्टेड विद 1 मोलर HCl, द कंपाउंड दैट गोज टू एक्वस लेयर। तो याद रखिए दोस्तों कि ईथर, ये हमारे पास में फर्स्ट कंपाउंड उन्होंने बनाया, सेकंड कंपाउंड बनाया उन्होंने ये, थर्ड कंपाउंड बनाया उन्होंने ये, और फोर्थ कंपाउंड बनाया उन्होंने ये। और ऑप्शन में एक चॉइस ही रहनी है। तो आप जानते हैं HCl से ये रिएक्ट कर जाएगा, तो रिएक्शन HCl से करने के बाद में आप इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा। अमीन है भाई, वो बेस है, तो प्रोटोनेशन होने के बाद में सर्टेनली वो अमोनियम कंपाउंड बन के पानी के साथ घुल जाएगा, तो दैट गोज टू एक्वस लेयर। तो दैट इज वाई बेटर आंसर इज बी आंसर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। अगर इनकेस कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ, हम बहुत तेज़ी से इस काम को कर रहे होते हैं, और साथ ही साथ आपका कोशिश कर रहे हैं कि हर वीक आपका एक टेस्ट कराएं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।